प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी का टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप लोग सही कितना कर पाते हो। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को बच्चा पार्टी जरूर लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल पूछा जा रहा है, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में देखा गया प्रश्न है, तो बता दो आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को किस गैस से खतरा है बच्चों। तो वो गैस होता है SO2 जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, एक एक प्रश्नों को अच्छे से याद करते चलना बच्चा पार्टी। दूसरा नंबर सवाल पूछा जा रहा है, अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। अत्यधिक समय तक बार बार विकिरणों के प्रभाव से जो होता है उसका नाम क्या है बताओ बच्चों। वो होता है त्वचा कैंसर। क्या होता है बच्चा पार्टी, त्वचा कैंसर होता है, इसलिए आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखिए, इनमें कौन प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। बताओ बच्चा पार्टी इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक वायु प्रदूषक है। जल्दी जल्दी से बता दो, क्या वो ज्वालामुखी से निकली गैसें हैं, क्या वो परागकण है, क्या वो धूल कण है, या फिर इनमें से सभी। तो बच्चा पार्टी ये सारे के सारे क्या है, प्राकृतिक वायु प्रदूषक, इसीलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बच्चा पार्टी जितने भी बच्चे इस क्लास को अभी देख रहे हो सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, क्योंकि बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, फोर्थ नंबर सवाल है, पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है और बता दो पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था। तो सबको पता होना चाहिए सर ये 1992 में हुआ था और यह सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में हुआ था, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, रियो समिट के नाम से भी इसे जाना जाता है। बच्चों याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर सवाल देखो पूछा जा रहा है, स्वस्थानीय संरक्षण के उदाहरण है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, जल्दी से बता दो स्वस्थानीय संरक्षण के कौन से उदाहरण है, क्योंकि जैव विविधता संरक्षण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होते स्वस्थानीय संरक्षण और दूसरा होता बाह्य स्थानीय संरक्षण। इसमें पूछा गया स्वस्थानीय संरक्षण का कौन सा उदाहरण होता है बच्चों, वो हो जाएगा कौन सा, जंतु उद्यान, वानस्पतिक उद्यान, जीव सफारी पार्क। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल देखिए, सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिए, क्लास को लाइक करते चलिए। देखिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है। हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान जो अवस्थित है वो कहां पर है ये बता दो बच्चों। तो ये अवस्थित है झारखंड में। कहां पर है बच्चा पार्टी, झारखंड में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये पूछेगा असम में क्या है सर, असम में है काजीरंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस अभ्यारण्य, ये सब कहां है, ये असम में है बच्चों, याद रखोगे। और ये गिर राष्ट्रीय उद्यान तो ये गुजरात में है, याद होगा ग से गुजरात हमने बताया था, और गिर राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर है, तो ये भी आपको याद रखना है। और उत्तराखंड में क्या है बच्चों, जल्दी से बता दो क्या है, उत्तराखंड में काजीरंगा वाला बात हो गया, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, 7 नंबर सवाल है, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग जो है ये कब किया गया था, जल्दी से बताओ बच्चों। ये 1980 में किया गया था। अब बोलोगे सर किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नार्से तथा मैकनक्स के द्वारा, ये याद रखोगे आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 8 नंबर सवाल है, किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। बहुत ज्यादा अच्छा प्रश्न है, बता दो किसी आहार श्रृंखला में सामान्यतः प्रथम जीव को क्या कहते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, उसे उत्पादक कहते हैं। करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल देखो बच्चा पार्टी, पूछा जा रहा है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। कई बार हमने बता चुका है और आपको याद भी होना चाहिए कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है बच्चों? हमेशा सीधा होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 9 का क्या लगाए हो बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी ही लगा रहे हो। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 10 नंबर सवाल है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर क्या है? घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में ग्रास हॉपर जो होता है बच्चों, वो होता प्राथमिक उपभोक्ता। कैसा उपभोक्ता है बच्चा पार्टी? प्राथमिक उपभोक्ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है जी, उतना नहीं है। देखो 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम किन के द्वारा दिया गया? 10% का ऊर्जा प्रवाह नियम जो दिया गया है, ये दिया गया लिंडमैन के द्वारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कब दिया गया था बच्चों? 1942 में, याद होगा, ये पिछले क्लास में भी हमने बताया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल देखो, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को जो कहते हैं उसका नाम होता है कोशिका। क्या होता है बच्चों? कोशिका होता है। 12 नंबर सवाल का जवाब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो उसको मैं बता दूं, डेली क्लास का टाइम है शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे। तो दोनों क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास होगा तो नोटिफिकेशन आपके फोन तक चला जाएगा। देखो 13 नंबर सवाल है, इनमें कौन बहुरूपता को दर्शाता है? बहुरूपता को दर्शाने वाला, देखो आसान सा एकदम, समझो समझो बच्चा पार्टी। ये मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, इसी में नर मधुमक्खी, इसी में मादा मधुमक्खी और इसी में कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर सेवक मधुमक्खी कहते हैं। इसलिए क्या है? बहुरूपता को दर्शाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 13 का सारे बच्चे सी लगा रहे हो तो बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, किसी आबादी का स्वरूप निर्भर करता है। किसी भी आबादी का स्वरूप किस पर निर्भर करता है बच्चों? ये बता दो। किसी भी आबादी का जो स्वरूप निर्भर करता है वो वितरण पर करता है, घनत्व पर करता है, जातीय रचना पर करता है। इनमें से सभी हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल देखो, एक एक प्रश्नों को याद करते चलना बच्चा पाठी, देखते हैं कितना सही कर पाते हो। इनमें कौन रसायन आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? इनमें कौन सा है बच्चों? इनमें कौन सा रसायन है जो आबादी के जीवों के बीच संचार स्थापित करने में मदद करता है? ये बताना है आपको। तो बच्चों हमने बताया था कि ये होता है फेरोमोन। कौन सा होता है बच्चों? फेरोमोन होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल देखो, गोल्डन राइस में किस विटामिन को स्थानांतरित किया गया? गोल्डन राइस बच्चों जल्दी से बता दो, सुनहरा धान में किस विटामिन की मात्रा पाई जाती है बच्चों? ये बताना है। ये होता है विटामिन ए, जिसका की केमिकल नाम रेटिनॉल होता है और जिसकी कमी के कारण रतौंधी वाला रोग हो जाता है, याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 17 नंबर सवाल है, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया है? जल्दी से बताओ बच्चों, बीटी जीन का प्रयोग कर किस फसल को पीरक प्रतिरोधी बनाया गया? बहुत अच्छे। वो होता है कपास, होता है टमाटर, होता है मक्का, होता है, ये सब होता है। और ये तीनों में से कोई अगर एक भी ऑप्शन में मिला बच्चों तो जरूर लगा के आइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? बताओ बच्चों, संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? वो होता है ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल देखो, 19 नंबर सवाल है, इनमें कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय होता है? उच्च तापक्रम पर भी ये सक्रिय होता है, इसका नाम बताओ बच्चों, कौन सा ये होगा? तो वो होता है कौन सा? टेक पॉलीमरेज। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल देखो, एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है? एगारोज प्राप्त होता है समुद्री घास से। किससे बच्चों? समुद्री घास से। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखो, इनमें कौन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो नहीं है उसका नाम आपको बताना है, तो वो होता है पैक्टिनेज। पैक्टिनेज क्या है बच्चों? ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम नहीं होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 21 का डी लगा लो बच्चों। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी देख
देख रहे हो कितने बच्चे लाइक नहीं किए, जल्दी जल्दी से कर लेना। ऐसे लास्ट में करने के चक्कर में आप लोग भूल जाते हो, इसलिए सारे बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। देखिए डीएनए को देखने के लिए किसका प्रयोग होता है, जल्दी से बता दो। डीएनए को देखने के लिए प्रयोग जो किया जाता है वो किसका प्रयोग होता है, वो होता है कौन सा, एथिडियम का ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान होता है। जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में जिसका योगदान होता है उसका नाम होता है कौन सा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान होता है, आणविक जीव विज्ञान होता है। ये सारे के सारे होते हैं बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लास्ट में पूछेंगे कितना सही कर पाते हो, इसलिए अभी आंसर को लगाते चलो। देखो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है किससे, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जो उत्पन्न होता है बच्चों वो होता है कवक से। किससे बच्चा पार्टी, कवक से। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 25 नंबर सवाल है, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है। बताओ बच्चों, कवक एवं उच्च कुल के पौधे की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को क्या कहा जाता है, माइकोराइजा कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, माइकोराइजा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल को देखते हैं, पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है। पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी आती है, लेकिन किसके कारण बच्चों, जीवाणु से। किससे, जीवाणु से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल है, इनमें कौन है जो गाय की प्रजाति नहीं है। गाय की प्रजाति नहीं है मतलब जर्सी तो है, ये करन स्विस भी है, ये करन फ्राइस भी है, लेकिन ये सुरती कहां से आ गया भाई, क्योंकि सुरती सो हमारे भैंस मौसी के ना भाई है। ये कौन सी, भैंस चाची का है, तो कौन सा होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखना आप सब। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना क्या कहलाता है। जल्दी से बताओ, कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य को एकत्रित करना जो कहलाता है वो वीर्य संचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, वीर्य संचयन कहलाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, और 28 का बी ही लगा रहे हो आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बता दो। 29 नंबर सवाल है, सेकेरम बारबेरी मूलतः उगाया जाता था किस में भाई, कहां पर होता है, ये जल्दी से बता दो। फटाफट से 29 का लगा दो, वो उत्तरी भारत में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलो जी आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो, मेहसाना किसकी प्रजाति है। इसका तो आप लोग गलत नहीं करोगे, जस्ट हमने बताया। मेहसाना आए, सुरती आए, ये भैंस की प्रजाति है। किसकी है, भैंस की प्रजाति है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, 31 नंबर सवाल है, एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को क्या कहते हैं। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है सर, जल्दी से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अंतः प्रजनन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल देखो, टी लिम्फोसाइट कहां पर उत्पन्न होता है। देखो बच्चों, टी लिम्फोसाइट हो या फिर बी लिम्फोसाइट हो, दोनों अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होता है। कहां पर, अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो, 33 नंबर सवाल है, प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक कौन है। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक का नाम आपको बताना है। जल्दी से बताओ बच्चों, कौन सा करेक्ट आंसर होगा। प्राकृतिक चुनाव का प्रवर्तक है डार्विन साहब। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलो 34 नंबर सवाल है, केवल अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, अफ्रीका के सिवा कहीं नहीं पाए जाते हैं, वो कौन सा। अफ्रीका में जिराफ पाए जाते हैं, जेबरा पाए जाते हैं, गोरिल्ला पाए जाते हैं, ये सारे के सारे अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल देखो, एकिडना क्या होता है। एकिडना होता है कनेक्टिंग लिंक, यानी कि योजक कड़ी होता है बच्चों। राइट आंसर बी हो जाएगा 35 का, और बी लगा रहे हो। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो, क्या होगा। पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे अंग होते हैं। जल्दी से बताओ, पक्षी और कीट दोनों का। देख रहे हो यहाँ दोनों का कार्य क्या, हमें उड़ना है, लेकिन क्या है बच्चा पार्टी, जल्दी से बता दो, संरचना अलग अलग हो। जल्दी से बता दो, फटाफट से बता दो, पक्षियों एवं कीटों के पंख कैसे अंग
होते हैं बताओ? वो हो जाता है हमारा असमजात अंग। और असमजात अंग वैसे अंग होते हैं जिनकी संरचना और उत्पत्ति अलग अलग होती है, लेकिन कार्य क्या होता है? समान होता है बच्चों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 37 नंबर सवाल है, ग्रिफिथ ने किस प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है? ग्रिफिथ साहब ने यह सिद्ध किया है कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, लेकिन किस प्रयोग से ये बताना है आपको? तो वो प्रयोग था तो रूपांतरण का। क्या बच्चों? रूपांतरण का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलो जेड डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स होते हैं? जेड डीएनए के लिए पूछा गया बच्चों, जल्दी से लगा दो। जेड डीएनए में पूछे 12 होते हैं, लेकिन बच्चों अगर बी डीएनए पूछे तो क्या लगाओगे? 10 लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर सवाल देखो, प्रोटीन संश्लेषण में एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसकी आवश्यकता होती है? वो होता है एटीपी का। किसका बच्चों? एटीपी का। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि एटीपी को ही ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है। चलो 40 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है बी डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बता दो। बी डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी आपसे पूछा गया है, जो कि होता है 34 एंगस्ट्रॉम। अब पूछेगा जेड डीएनए के प्रत्येक घुमाव की कुल दूरी कितनी होती है? तो जेड डीएनए होता है 45 एंगस्ट्रॉम। ये भी याद रखना बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये जेड डीएनए और ये बी डीएनए के लिए होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, क्रॉसिंग ओवर की क्रिया कब संपन्न होती है? पैक्टिन की अवस्था में। कब बच्चों? पैक्टिन की अवस्था में। 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके जी, चलो आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर सवाल देखो, ये रहा आपके सामने। बताओ जब F2PD में फिनोटाइपिक एवं जीनोटाइपिक दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। जब F1PD में फिनोटाइप एवं जीनोटाइप दोनों का अनुपात 1:2:1 हो तो इस प्रकार की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। क्या कहते हैं बच्चों? इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलो 43 नंबर सवाल है आपके सामने, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में परिवार नियोजन का कार्यक्रम आरंभ हुआ था कौन सा? 1951 ईस्वी में। 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल 44 नंबर सवाल है, संतानोत्पत्ति नियंत्रण के क्या उपाय हैं? वो हार्मोनल विधि होता है, प्राकृतिक विधि होता है, यांत्रिक विधि होता है, रासायनिक विधि होता है, ये सब विधि होता है, लेकिन इनमें से सभी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल देखो, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक भी हमारा हैप्लॉइड होता है, प्लस में मादा युग्मक भी हैप्लॉइड होता है, ये बनता है 2n बनता है बच्चा पार्टी, जिसे हम लोग जो कहते हैं वो जायगोट होता है। क्या होता है बच्चों? याद रखना, ये जायगोट होता है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसे हिंदी में युग्मनज भी बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर सवाल देखो, पूछा जा रहा है, ये रहा आपके सामने, फटाफट से बता दो। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन सा है बच्चों? एक जो पुरुष से संबंधित है वो होता है कॉपर ग्रंथि। कौन होता है बच्चों? कॉपर ग्रंथि। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो 47 नंबर सवाल है, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग है? परिभ्रूणपोष जिसका बचा हुआ भाग है उसे कहते हैं बीजांडकाय। क्या कहते हैं बच्चों? बीजांडकाय कहते हैं। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो 48 नंबर सवाल है, एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है? एनाट्रोपस बीजांड उल्टा होता है। एनाट्रोपस बीजांड कैसा होता है बच्चों? उल्टा होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, और अगर पूछे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है तो जस्ट हमने बताया था वो सदैव सीधा होता है बच्चों। चलो आगे बढ़ते, अगला नंबर सवाल देखो, 49 नंबर सवाल है, किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? किसमें जनक कोशिका दो में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है? क्या वो मोनेरा है, क्या वो प्रोटिस्टा है, या फिर ए और बी दोनों, या फिर पुष्पीय पौधे? कौन सा होगा करेक्ट आंसर? क्या आप लोग बताओगे? तो वो होता मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर सवाल, और आज के क्लास का ये लास्ट सवाल है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? देखो अगर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों भाग लेते वो हमारा लैंगिक जनन होता, लेकिन यहाँ सिंगल पेरेंट है, एकल जनक के द्वारा अलैंगिक जनन होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है अलैंगिक जनन में कितने प्राणी
भाग लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक प्राणी भाग लेते हैं। याद रखोगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों, अब बता दो बच्चों कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा और सारे बच्चे क्लास को बच्चा पार्टी लाइक जरूर करिएगा। ओके बच्चों, और डेली क्लास करने के लिए शाम के 6 बजे और शाम के 8 बजे तैयार भी रहिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर।